हमने ये कहा कि जब ये जो है वो फ्लो करेगी इस विंडो के थ्रू इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट को चेक करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप सिर्फ करंट को डिटेक्ट कर लें कि करंट प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए गैल्वानोमीटर यूज करें, या फिर करंट को मेजर कर लें। अगर करंट की कोई रीडिंग आ जाती है एमीटर के ऊपर, तो भी आप क्या करेंगे कि आपके पास वेरीफाई हो जाएगा कि यस यहाँ से करंट गुजर रहा है। ठीक है, पर्पज यहाँ पे क्या है गैल्वानोमीटर या एमीटर का? सिर्फ ये वेरीफाई करना कि क्या वाकई इस सर्किट के अंदर से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। मैम हाँ जी, इसके साथ बैटरी भी अप्लाई की गई है, तो बैटरी भी फिर तो लगाएगी। बैटरी भी करंट गुजरेगा। नहीं नहीं, ये बैटरी पता है क्या है, एक आपके पास होती है कि बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। दूसरा सोर्स ये होता है कि करंट कहीं से आ रहा है और आप उसको बैटरी में स्टोर कर रहे हैं। ये बैटरी स्टोर करेगी। ठीक है मैम। ठीक है, तो अब जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या क्या फिनोमेना हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर उसने फॉल किया, उसके बाद चार्ज जनरेट हुआ उस मेटेलिक इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। और गैल्वानोमीटर जो है उसने डिफ्लेक्शन शो की, इट मींस चार्ज इज प्रोड्यूस्ड या फिर करंट इज रिजल्टेड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मेटेलिक इलेक्ट्रोड। ये फिनोमेना अभी तक जो है वो आपने ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उनको जरा वन बाय वन देखते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी आप अपरेटस यूज कर रहे हैं ना, उसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो आप यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन कैसी रेडिएशन? ये नहीं कि आप कोई भी सनलाइट का कोई भी रीजन यूज कर रहे हैं, आप मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन यूज कर रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप यूज कर रहे हैं उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मोनोक्रोमैटिक है और यूवी रीजन से बिलोंग करती है। मोनोक्रोमैटिक है और यूवी रीजन से बिलोंग करती है, ठीक है। दूसरी जो आपके पास करेक्टरिस्टिक है, जो आपका कैथोड है, ठीक है, वो किसी लाइट मेटल का बना हुआ है। लाइट मेटल का मीन्स है कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का बना हुआ है। आपका जो एनोड है इसी तरह वो भी लाइट मेटल या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल का बना हुआ होगा। नंबर 3 पे क्या है कि आपने ये जो यूज की है, ये डिस्चार्ज ट्यूब हमने पहले भी जिक्र किया था, ये क्वार्ट्ज क्लास की बनी हुई है। और नंबर 4 पे जो चीज आपने देखी है वो ये है कि आपके इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम है, ठीक है। अब इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से आपने मोनोक्रोमैटिक लाइट ही क्यों यूज की और यूवी ही क्यों यूज की, कैथोड आपका लाइट मेटल का ही क्यों है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही क्यों है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो क्वार्ट्ज ग्लास है आपने वो ही क्यों यूज किया, ग्लास की कोई और टाइप क्यों नहीं यूज की, और आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्यों प्रोड्यूस किया। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन क्वेश्चंस के आंसर जो है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूज की, हमने कहा कि या तो वो मोनोक्रोमैटिक होगी, ठीक है, या फिर मोनोक्रोमैटिक ही उसकी करेक्टरिस्टिक है, उसको मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए और यूवी रीजन से बिलोंग करना चाहिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करें क्या होती है। क्या होती है मोनोक्रोमैटिक लाइट? इसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम हो। यस, इसको हम कहते हैं मोनो मीन सेम, क्रोमैटिक मीन कलर, सेम कलर्स मीन सेम वेवलेंथ है यहाँ पे। ऐसी वेवलेंथ, ऐसी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ सेम हो, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आप जब व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं इस प्रिज्म के अंदर से, तो ये देखें कि आपके पास जो है वो 7 कलर्स प्रोड्यूस होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हर कलर एक डिफरेंट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। हर कलर की एक डिफरेंट वेवलेंथ है। इसमें से रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और ये जो आपका एंड पे है आपका ये वायलेट कलर, इसकी वेवलेंथ पायलट। जो है वो सबसे कम है, ठीक है। अब अगर आप ये 7 की पूरी व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, ठीक है। तो क्या ये व्हाइट लाइट जो है ये मोनोक्रोमैटिक है? नो मैम। नो। अब इसको मोनोक्रोमैटिक में कन्वर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं? ये पॉलीक्रोमैटिक लाइट है, इसके अंदर मल्टीपल वेवलेंथ्स हैं, 7 वेवलेंथ्स हैं, 7 कलर्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसमें जो रेड कलर है उसकी एक और वेवलेंथ है, जो ऑरेंज कलर है उसकी और है, जो येलो कलर है उसकी और है, जो ग्रीन है उसकी और है, ठीक है। हर कलर की एक और वेवलेंथ है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप गूगल पे जाएं तो आपको वहां से पता चलेगा कि रेड कलर की वेवलेंथ 620 से 750 नैनोमीटर में है, और ऑरेंज कलर की वेवलेंथ 590 से 620 है, येलो कलर की वेवलेंथ 570 से 590 है, ठीक है। ग्रीन कलर की 495 से 570 है,
और लैम्डा जो है ये जो आपके पास ब्लू कलर के लिए इसकी 450 टू 495 है, और वायलेट की 380 टू 450। और मजे की बात ये है कि मोस्टली जब आप इन 7 कलर्स की वेवलेंथ देखते हैं तो गूगल में आपको इन 6 कलर्स की ही वेवलेंथ मिलेगी, इंडिगो की नहीं मिलेगी। इंडिगो की वेवलेंथ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जहां पे भी मिलेगी टेबल के अंदर 6 कलर्स की वेवलेंथ होगी। उसकी वजह ये होती है कि कॉमनली आपका इंडिगो जो है वो अपना एक्सप्रेशन जो है वो उन 7 कलर्स के अंदर शो ही नहीं करता या निग्लिजिबल शो करता है। तो फिर मैम ये कलर कैसे काउंट होता है? इफेक्ट तो डेफिनेटली इसका है, इफेक्ट तो इसके अंदर इसका मौजूद है इंडिगो, लेकिन यहाँ पे आपके इस स्पेक्ट्रम के अंदर इसकी वेवलेंथ डिफाइन नहीं है। ठीक है, जैसे इसकी हमने डिफाइन कर दिया ना कि मिनिमम यहाँ से ले यहाँ तक होगी, मैक्सिमम यहाँ तक होगी, और उसके दरमियान वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम जो लिमिट्स है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। वो इस कदर मर्ज्ड है, इस कदर जो है वो निग्लिजिबल है कि उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को कैलकुलेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैम उसकी कंफ्यूज्ड वैल्यूज जो है उसको अवॉइड कर दिया जाता है, इसकी वेवलेंथ इंक्लूड ही नहीं की जाती। हाँ जी। मैम ऐसा पॉसिबल है कि इस पूरी लाइट की जो है कलेक्टिव वेवलेंथ कैलकुलेट की जाए, और फर्दर फर्दर उनको, अगर हमारे पास उनकी फर्दर एग्जैक्ट वैल्यू मौजूद हो, जस्ट लाइक के रेड है उसकी हमारे पास फॉर एग्जांपल 640 होती है, तो अगर हमें इस तरह इनकी डिफाइंड वैल्यूज मिल जाएं तो उन सबको माइनस करके तो इंडिगो की निकाली जा सकती है। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा इसमें ये है ना, वो है अवैस ये कि आपके पास है ये क्वांटम मैकेनिक्स, आपके पास एग्जैक्ट आंसर तो है ही नहीं, आपके पास तो रेंज है। 620 से 750 के दरमियान में कोई भी आंसर हो सकता है, 590 से 620 के दरमियान कोई सा भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको श्योर नहीं है कौन सा है। 570 से 590 के दरमियान कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको श्योर, जब आपको श्योर ही नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर क्या है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या हर पॉसिबल वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे? ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स है ना। यस मैम। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आपके पास नहीं है, सिर्फ रेंज ऑफ आंसर है। ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है। एग्जैक्ट तो फिर तो चले पॉसिबिलिटी है कि हम कैलकुलेट कर लें। अब मसला ये है कि हमारे पास कहीं पे भी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, जस्ट रेंज है। अगर काम करना चाहते हैं आप इस पे करें, फिर हम भी आपके साथ थोड़ा सा इसमें ऐसे, इसमें मैक्सिमम जो काम है ना आपके पास क्वांटम केमिस्ट्री में, क्वांटम मैकेनिक्स में, वो थ्योरेटिकल वर्क भी है। यानी आपके पास एक आंसर अवेलेबल नहीं है, आप अपनी गिवन रीडिंग से एक अप्रोक्सीमेशन बनाते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये कि पहले से आपके पास आंसर है नहीं, डायरेक्टली आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, पहले से मौजूद इक्वेशंस को थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। यस मैम। ठीक है, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल वर्क इन क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये आप ये देखें, आपके पास जो लाइट सोर्स जो था, जो आपका लाइट सोर्स था, उससे आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट आ रही थी। आपने क्या किया, उसको एक पाथवे प्रोवाइड किया, एक स्लिट में से गुजारा, प्रिज्म में से पास करवाया। अब ये जो आपकी पॉलीक्रोमेटिक लाइट थी जिसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स थे, उसमें से आपने सिर्फ एक वेवलेंथ को आगे पास होना अलाउ किया। कैसे? आपने आगे फिर एक स्लिट या पाथवे लगा दिया। जो 7 की 7 वेवलेंथ को पास करना अलाउ नहीं कर रही थी, सिर्फ एक वेवलेंथ को पास करना अलाउ कर रही थी। तो क्या हुआ कि स्लिट में से गुजरने के बाद आपकी जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? मैम मोनोक्रोम। जी, तो ये क्या था, आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने का तरीका था। तो जब भी आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट में से किसी एक वेवलेंथ को सेपरेट कर लेते हैं तो उस वेवलेंथ को हम कहते हैं कि ये मोनोक्रोमेटिक है। और ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, और जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, डिफरेंस क्या है इसमें कि पॉलीक्रोमेटिक के पास मल्टीपल वेवलेंथ है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज हैं, और मोनोक्रोमेटिक के पास सिंगल वेवलेंथ है, सिंगल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और इसको हम कोहेरेंट लाइट कहते हैं। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है इसको हम कोहेरेंट लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास डेफिनेटली लाइट आ तो पॉलीक्रोमेटिक ही रही होगी, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक सिंगल वेवलेंथ को का जो पाथवे है उसको अलाउ करना है। आगे आपने स्लिट लगा देनी है, एक सिंगल वेवलेंथ को आगे लाना है। यानी आपने पॉलीक्रोमेटिक लाइट में से सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करना अलाउ करना है, और आपका वो अपरेटस, आपके वो स्लिट जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करिए, उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटर। इसका मतलब अंदर कौन सी वेवलेंथ आ रही है?
कौन सी वेवलेंथ आ रही है अंदर, कौन सी रेडिएशन आ रही है? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक। अब ये मोनोक्रोमैटिक लाइट जो है वो इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो फॉल करेगी। ठीक है, अब मोनोक्रोमैटिक लाइट जो मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो थी उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी कि ये सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी पे कंसिस्टेड है और कोहेरेंट भी है। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने कही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होनी चाहिए मोनोक्रोमैटिक होने के अलावा, वो यूवी रीजन से बिलोंग करना चाहिए उसको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि वाई यूवी रेडिएशन ओनली, वायर यूवी रेडिएशन ओनली, कोई और रीजन हम क्यों नहीं यूज कर सकते? विजिबल रीजन क्यों नहीं यूज कर सकते आप? माइक्रोवेव रीजन क्यों नहीं यूज कर सकते आप? इंफ्रारेड रेडिएशन क्यों नहीं यूज कर सकते? ठीक है, आप रेडियो जो रीजन है उसमें से रेडिएशन आप यूवी में से ही क्यों ले रहे हैं? ठीक है, उसकी भी आपके पास जो है वो एक रीजन है, आपने लास्ट टाइम पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर मल्टीपल रीजन्स होते हैं, गेमा रेज भी होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं, यूवी भी होती हैं, विजिबल भी होती हैं, आईआर होती है, माइक्रोवेव होती हैं, रेडियो वेव होती हैं। ये सारी जो रीजन्स होते हैं आपके इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, लेकिन आप यूज कर रहे हैं यूवी रीजन। यूवी रीजन की डेफिनेटली एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। ठीक है, अब यूवी रीजन हम क्यों यूज कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपने साथ में अंडरस्टैंड करना है कि जो आप कैथोड यूज कर रहे हैं या आप एनोड यूज कर रहे हैं या आप जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसकी भी आपने कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की है, जिसके ऊपर आपने उसको फॉल करवाना है कि वो लाइट मेटल होनी चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसमें एग्जांपल कौन सी है आपके पास? बेरिलियम, कैडमियम, कैल्शियम, सीजियम, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। अच्छा, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि ये जो सारी मेटल्स है ना जिनके नाम के आखिर में आता है IUM, जैसे कैडमियम है इसके नाम के आखिर में भी IUM आता है, बेरिलियम है इसके नाम के आखिर में IUM आता है। तो ये जो सारी मेटल्स है ना जिनके नाम के आखिर में IUM आता है, ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। IUM जो है वो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या मतलब है कि मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये है कि अपने लास्ट शेल में से वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बात की समझ आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो इजीली लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब ये देखें मैंने आपके सामने सीजियम, सीजियम पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने दिखाई। लास्ट शेल अगर आप गौर करें तो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, न्यूक्लियस और लास्ट शेल के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो अब न्यूक्लियस का लास्ट शेल के ऊपर होल्ड जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा, इतना कम होगा कि लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन आप कह लें कि अबाउट फ्री है, कहीं पे भी मूव करने के लिए लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन फ्री है। कहीं से भी इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को तो ये क्या करेगा, मूव ऑन कर जाएगा। ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर ये मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये कि लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। ठीक है, अब ये जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है अगर ये निकल जाता है किसी तरह, ठीक है, तो फ्लो कर सकता है। जी मैम। बिल्कुल। अब अगर यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें आप तो देखें फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ कंप्लीट, फिफ्थ कंप्लीट। जो कंप्लीट शेल होता है वो तो स्टेबल होता है, उसके अंदर से तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप टेक्निकली भी देखें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है, और वो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड भी कम है, वो इजिली निकल सकता है। ठीक है, अब ये उसकी रीजन क्या है कि ये फार अवे है न्यूक्लियस से, लूजली बाउंडेड है, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, इजी टू रिमूव। ठीक है, इसलिए ये आपका जो एटम है इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपका चार्ज कैरियर है। ठीक है, कोई भी सोर्स, थोड़ा सा भी कोई एनर्जी का सोर्स हो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है, और अगर वो सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, ठीक है, तो भी डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए, लेकिन कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करे, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब ना करे। आपको लास्ट वाला चाहिए क्योंकि अंदर वाले बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं। और क्यों एनर्जेटिक हैं? क्योंकि इनका ये लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट है, इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल है, सिर्फ लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल सकता है करंट को फ्लो करवाने के लिए। अगर आप स्लाइड नंबर 37 पे देखें तो यहाँ पे आपके पास रीजन्स तो बहुत सारे थे। ठीक है, यूवी रीजन भी था, हम इसी बात पे गौर कर रहे थे कि हमने यूवी को क्यों यूज किया। ठीक है, तो उसमें यूवी को यूज करने की आपके पास रीजन ये है कि यूवी अटैक करता है लास्ट शेल के ऊपर। यूवी कहाँ पे अटैक करता है? लास्ट शेल के ऊपर। ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज हैं जो ये बताती हैं कि यूवी के कंपैरिजन में, यूवी अगर आप देखें यहाँ पे तो इस
कुछ रेडिएशन इसके ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। ये तकरीबन आपका, आप कह सकते हैं कि मिडल में, तकरीबन आपके पास पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जीज में ये मिडल में है। ठीक है, अगर मिडल में है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना आपके पास जो ऊपर वाली रेडिएशंस हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, सॉरी इनकी एनर्जी बहुत कम है, और नीचे वाले जो इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। यानी ये जो विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव है, रेडियो वेव की तो खैर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, रेड कलर इसमें आता है आपके पास जैसे। अब इनकी एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो आपके पास सूटेबल रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ यूवी है। ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करें यूवी रेडिएशन, सपोज मैंने एक एक्सरे रेडिएशन ले ली, एक यूवी रेडिएशन ले ली, अगर मैं दोनों को फॉल करवाती हूँ एटम के ऊपर, तो जो आपकी यूवी रेडिएशन होगी वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी, लेकिन जो एक्सरे होगी वो क्या करेगी, वो किसी इंटरनल इलेक्ट्रॉन को हिट कर जाएगी, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली एनर्जेटिक है, हाईली पेनिट्रेटिंग है। पेनिट्रेटिंग रेडिएशन क्या करती है, वो एटम के अंदर मूव कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालती है। लेकिन यूवी रेडिएशन क्या करती है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को हिट करती है। अब आपने ये कहा है कि आप यूज कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ठीक है, आप जो भी मेटल यूज कर रहे हैं, चाहे वो टंगस्टन है, चाहे वो एल्यूमिनियम है, या जो भी मेटल है, आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो डेफिनेटली हम सिर्फ उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हिट कर सकते हैं, तो हमें वो रेडिएशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो सिर्फ लास्ट शेल को हिट करे। तो लास्ट शेल को हिट करने वाली रेडिएशन है आपके पास यूवी रेडिएशन। इसलिए हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड को देखते हुए हमने क्या किया, किसको सेलेक्ट किया है, यूवी रेडिएशन। समझ आ गई? यस मैम। मेरा ये यहाँ तक सबको यस मैम। ठीक है? चलें, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही कर लें, तो बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको जरा अच्छे से आपने जो है वो स्टडी करके आना है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे एक छोटा सा वाइवा लूंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, एक छोटा सा वाइवा लूंगी, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके क्लास। सुबह अटेंडेंस नोट कर लें। जी मैम। कर लिए अटेंडेंस नोट सुबह? जी मैम। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।